बिहार के वोटर का मूड क्या था इस बार चुनाव में? आज चुनाव खत्म हुआ है और अब एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि महागठबंधन आगे निकल सकता है एनडीए से, यानी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से बाजी मार सकते हैं। हमने ब्रेक से पहले बात की कि किस जाति का वोट किस गठबंधन के साथ जा सकता है, किस पार्टी के साथ जा सकता है। अब अगर हम आयु वर्ग के हिसाब से एज वाइज इस इलेक्शन को पढ़ने की कोशिश करें तो यूथ का वोट किसी भी चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो वोट इस बार किसके साथ किया? बदलाव के साथ या फिर नीतीश कुमार को बरकरार रखने के लिए? एक नजर डालते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से इस बार यूथ वोटर किसके साथ ज्यादा मात्रा में, ज्यादा तादाद में जाता हुआ दिखाई दिया है। आपके सामने वो डेटा आ रहा है। अब 18 से 25 वर्ष की आयु के बीच का जो नौजवान यूथ वोटर था वो 34% एनडीए के पास गया है और आरजेडी प्लस के साथ 47%। ये बहुत बड़ा अंतर है। 34% एनडीए के साथ यूथ गया, 18 से 25 साल की उम्र का वोटर, और आरजेडी प्लस के साथ 47%, एलजेपी के साथ 8% और अन्य के साथ 11%। तो ये जो आंकड़ा है जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम वोटर भी 18 से 25 साल का वोटर उसमें भी आता है, और वो वोटर जो आकांक्षी वोटर है जिसको नौकरी की भी जरूरत है, जो अपनी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई पूरी करके अब आ चुका है प्रोफेशनल मैदान में, अब वो रोजगार भी चाहता है, वो उसके आकांक्षाओं को कौन पूरा करता हुआ दिखाई दिया? तो वहां आपको सीधा जवाब मिलता है आरजेडी, तेजस्वी यादव। अब बढ़ते हैं दूसरे आयु वर्ग की ओर। 26 से 35 साल के बीच का जो वोटर था उसमें भी आरजेडी जो था, आरजेडी और तेजस्वी यादव वो पहली पसंद के तौर पर दिखाई दे रहे थे। 47% ये वोटर उनके पास गया, 26 से 35 साल की उम्र के बीच का वोटर, और एनडीए को 36% इस आयु वर्ग के वोटर का मत मिला है, एलजेपी को 7% और बाकियों को 10%। तो आप कमोबेश कह सकते हैं कि 18 साल से लेकर 35 साल तक का जो वोटर है वो ज्यादा तादाद में, लगभग 50% के आसपास के बॉल पार्क एरिया में वो आरजेडी और महागठबंधन की ओर आकर्षित हुआ है। उसको नीतीश कुमार के अंदर अपने आकांक्षाओं को पूरा करने लायक वादे और दावे दिखाई नहीं दिए। आनंद हमारे साथ हैं। आनंद जी, जो सीटों की जो टैली इस एग्जिट पोल ने बताई है और यूथ वोटर का रुझान जो ये एग्जिट पोल बता रहा है, ये दोनों मेल खाते हैं। इस हिसाब से देखें तो ये दिखता है कि हाँ, अगर यूथ इस तरफ है तो तेजस्वी यादव पॉपुलर होंगे। बिल्कुल सौरभ, आप देखिए, आप जो पिछले 1 घंटे से सवा घंटे से जो भी आप आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें आपने बताया कि तेजस्वी यादव, अगर हम टोटलिटी में बात कर रहे हैं, 44% लोगों की पसंद है, वो बनिस्बत 35% नीतीश को पसंद कर रहे हैं। आप जो सीटों को बता रहे हैं, इस सीटों में महागठबंधन आगे निकल रहा है। और अब जब आप ये बता रहे हैं कि 18 से 25 और फिर 25 से 35, यानी 18 से 35 के बीच में हम बोल रहे हैं 47%, तो मुझे लगता है इसके बाद पता नहीं आप महिलाओं का आंकड़ा बताने वाले हैं नहीं बताने वाले हैं, लेकिन अगर आप इसको देख रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर तो एक तरफा मामला है और काफी आगे निकल गए हैं तेजस्वी। तो तेजस्वी इस बात को पढ़ गए थे पहले, वो बार बार कह रहे थे नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार अब बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए, मैं आपसे लगातार कह रहा हूं सौरभ, आप अगर पूरे कैंपेन को बहुत धीरे आप गंभीरता से देखेंगे, देखिए कम से कम 7 या 8 जनसभाएं ऐसी हुई जहां पर नीतीश कुमार ने अपनी खींच अपनी दिखाई। कम से कम 8 जनसभाएं उनकी ऐसी थी। तो और इसके बाद अब देखिए वो इतने परिपक्व नेता के तौर पे निकल के आए तेजस्वी, उन्होंने कहीं भी कोई लूज टॉक नहीं किया, कहीं भी उन्होंने कोई ऐसा फाउल प्ले नहीं किया, और बहुत अच्छे तरीके से फिर पूरे इस मामले को जिस तरह से उन्होंने, लालू हम कह रहे हैं, मोदी जी ने वहां जाके बोला कि ये जंगल राज आ जाएगा अगर फिर से आ जाएंगे, लेकिन आप देखिए कैसे उन्होंने डीलिंक किया अपने आप को। कोई तस्वीर नहीं लालू यादव की, कोई बातचीत नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया है। सौरभ, ये बड़ी बात है क्योंकि अब देखिए प्रधानमंत्री हो चाहे नीतीश कुमार हो, वो जिन लालू यादव की याद दिलाना चाहते हैं नौजवान वोटर को, उसकी तस्वीर ही उन्होंने कहीं नहीं लिखाई। सौरभ, दरअसल हमें एक फिल्म थी स्लम डॉग मिलियनेयर, उस फिल्म को देखकर कम से कम इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज इज द एज ऑफ अंडरडॉग। तेजस्वी यादव को कोई मानता भी नहीं था कि एक ऐसे नेता के तौर पर उभर सकते हैं जो कि लोगों की इमेजिनेशन को इतने बड़े पैमाने पर अपने तरफ आकर्षित कर लेंगे। उनकी तमाम रैलियों को देखें, जैसे कि अभी आनंद जी ने कहा, बहुत संयमित भाषा, सिर्फ मतलब की बात, कोई लाग लपेट नहीं। लालू प्रसाद यादव की रैलियों में मस्खरापन होता था, मजाक होता था, हल्केपन की बात होती थी, वो लाठी में तिल डालते थे, तमाम तरह की चीजें, और वो तो मिस किया जैसा हमने वहां पे लेकिन वो जो हल्कापन था वो तेजस्वी यादव के इस चुनाव में कहीं पर भी, पूरे अभियान में आपको कहीं नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल एक अलग छवि, एक ऐसा नेता जो कि आई मीन बिजनेस,
इस अंदाज में सामने आ रहा था। अगर ऐसे में जब आप नौजवानों की बात करते हैं तो आज नौजवानों के पास वक्त कहां है, उनके पास जिंदगी के दौड़ में तेजी से आगे बढ़ने के लिए वक्त नहीं है। और ऐसे में अगर आप लफबाजी करेंगे, आप नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो वोट, ये जो आयु वर्ग है वोटर का 18 से 35%, इसमें से अधिकांश को अब लालू यादव का जमाना, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, वो जमाना नहीं उन्होंने देखा, उनको वो याद नहीं है। तो आप जितना मर्जी उनको याद दिलाएं, उसने जो चीज देखी नहीं है उससे रिलेट शायद नहीं कर पाया इस चुनाव में, कम से कम ये आंकड़े ऐसा बताते हैं। अब अगर अब गठबंधन आगे चल रहा है तो इस पर स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं। बहुत सी ये चर्चाएं थी, विजय लक्ष्मी जुड़ रही है हमारे साथ। विजय, इस बात की बहुत चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें इस बार महागठबंधन में मिली हैं, 70 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को अगर वो पिछड़ते हैं चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए कहीं जिम्मेदार होगी। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 30% स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का दिखाई दे रहा है और 55% का स्ट्राइक रेट दिखाई दे रहा है तेजस्वी यादव की आरजेडी का। बिल्कुल सौरभ, जहां तक बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो स्ट्राइक रेट कहीं पर अगर गड़बड़ाता है तो जरूर कांग्रेस पार्टी पर जिम्मेदारी उसकी इस महागठबंधन में डाली जाएगी, क्योंकि स्ट्राइक रेट जो है, एटलीस्ट जो ये एग्जिट पोल है वो जरूर बता रहा है कि स्ट्राइक रेट जो है वो आरजेडी का अच्छा है। तो ज्यादा सीटों पर अगर आरजेडी चुनाव लड़ती तो शायद उम्मीद है कि महागठबंधन का जो आंकड़ा है जो आज हम चर्चा कर रहे हैं शायद उससे कहीं और ज्यादा होता। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसको लेकर के भी तमाम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जब प्रक्रिया चल रही थी तो तमाम तरह के सवाल उठाए गए कि सही तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, और इस तरह के भी आरोप लगे कि आरजेडी ने वो तमाम सीटें जो वो खुद हारने वाले थे या जहां पर बहुत ज्यादा महागठबंधन का अस्तित्व नहीं था, वो तमाम सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को दे दी गई। इस तरह के आरोप कांग्रेस के नेताओं द्वारा पूरी प्रक्रिया के दौरान लगाए गए। क्योंकि हम यूथ वोटर्स की बात कर रहे हैं सौरभ लगातार, तो पूरे कैंपेन में अगर आप देखें तो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की याद जो है वो नीतीश कुमार दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव पूरे इस कैंपेन के दौरान, इलेक्शन का जो कैंपेन था उस पे बेरोजगारी के मुद्दे को, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को उन्होंने कहीं भी नहीं छोड़ा। जिस जंगल राज की याद दिला रहे थे वो यूथ को याद नहीं है। जैसे पहले अभी आनंद जी ने भी बोला कि जो बिहार का यूथ है, अगर आज जो वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचा होगा वो 20 साल का होगा। यानी अगर हम बात करें, क्योंकि 15 साल से नीतीश कुमार हैं, 18 साल के बाद ही आप जाकर के पोलिंग बूथ पर मतदान कर सकते हैं, तो यानी 20 साल की अमूमन उस वोटर की उम्मीद रही होगी जिसने आरजेडी का कार्यकाल अगर देखा भी होगा तो बहुत छोटी उम्र में देखा होगा। देखिए, लेकिन आज अभी हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के एक नेता का इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हम 45 से 50 सीटें जीतेंगे। अब वो कैमरे पर बोलने के लिए था या कांग्रेस पार्टी को वाकई लगता था कि इस बार वो 50% से ज्यादा सीटें जीतेगी अपने कोटे की? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल नेताओं से जो मेरी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि 30 से 35 के बीच हम कुछ भी लेकर के आएंगे। हालांकि बहुत ज्यादा अगर उसको हम कहें तो काफी एक्साइटमेंट में कांग्रेस पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि 40 से 45 सीटें जो हैं वो उनको आएंगी, लेकिन वो मुझे बहुत एग्जैजरेटेड फिगर लग रहा है। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेताओं का अपना आकलन है कि 30 का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस पार्टी जरूर 30 से 35 का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी छुएगी इस चुनाव में। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर जरूर है, क्योंकि कांग्रेस जरूर इस बात को समझती है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल है, इसलिए सत्ता का रास्ता जो है वो राज्यों से आता है। और बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, नॉर्दर्न इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर हम देखें। लेकिन यहां पर भी आरजेडी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। और देखिए, हम स्ट्राइक रेट की अगर बात कर रहे हैं इस एग्जिट पोल के बारे में, तो अभी जैसे कांग्रेस की हम बात कर रहे थे, पिछली बार 41 सीटें कांग्रेस लड़ी थी और 27 जीती थी। इस बार 70 लड़ी है और इस एग्जिट पोल के मुताबिक 25 सीटें वो जीत सकती है, यानी उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम हो रहा है पिछली बार के मुकाबले। अब अगर जेडीयू की बात करें नीतीश, तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट भी बहुत बहुत नीचे गया है। पिछली बार जेडीयू ने 157 सीटें, 101 सीटें लड़ी थी, माफ कीजिएगा, और 71 सीटें जीती थी। इस बार 115 सीटें लड़कर एग्जिट पोल केवल 42 सीटों पर जेडीयू को कोई चांस दिखा रहा है। देखिए, पिछली बार नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे और जाहिर है एक बड़ा समूह उनके साथ जुड़ा था। और आप जानते हैं कि बिहार में नीतीश, लालू और बीजेपी, ये 3 बड़ी ताकतें हैं। 2 ताकतें यदि एक साथ आ गई तो उसका असर होना ही था। लेकिन इस बार उनके साथ ये परेशानी हो गई, जैसा कि मैंने कहा कि उनके सामने हर जगह चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो ये उनके लिए एक बड़ी वजह हो गई। और इसके अलावा जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी, और ख़ासतौर से तेजस्वी यादव ने जिस तरह से रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाबी हासिल की, उसमें जाति से हटकर जो नया वर्ग जुड़ा, युवाओं का खास तौर से एक बार अब जरा चिराग पासवान का आपने नाम लिया, चिराग पासवान की बात करते हैं।
अगर ये चुनाव में अगर वाकई 10-15 सीटों का ही अंतर की बात है, और आपने खुद कहा कि ऐसी 15 सीटें कम से कम होंगी जहां चिराग पासवान की पार्टी को जितना वोट मिले होंगे वो हार जीत के अंतर से ज्यादा दिखाई देंगे, तो चिराग पासवान को क्यों मैनेज नहीं कर पाया एनडीए? बीजेपी ने क्यों जाने दिया चिराग पासवान को रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद? यह सवाल तब भी पूछा गया था, और नतीजे अगर यही रहते हैं जो ट्रेंड बता रहे हैं तो और जोर से पूछा जाएगा इसके बाद। जी हाँ, बिल्कुल। और इसको लेकर देखिए एक भ्रम की स्थिति भी रही, एनडीए के कार्यकर्ताओं में भी भ्रम की स्थिति रही, और आपने देखा होगा कि कई जगह इस बात की चर्चा होती रही कि कहीं बीजेपी ने ही तो ये सब कुछ नहीं किया है। हालांकि बीजेपी के नेता लगातार अपनी तरफ से सफाई देते रहे कि एलजेपी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, एनडीए के गठबंधन में कौन कौन दल शामिल है। लेकिन लोगों के बीच ये चर्चा होती रही, कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा होती रही, और कई जगह पर इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति रही। कई जगह जेडीयू के कार्यकर्ता भी उहापोह में रहे। तो निश्चित रूप से चिराग को नहीं मना पाना एक बड़ी विफलता आप कह सकते हैं। हालांकि चिराग ने कहा, जो बातें रखी है कि किस तरह से वो नीतीश कुमार से नाराज थे, मंत्री पद मांगा था, इसके अलावा जो उनके जो प्रत्याशी थे लोकसभा में उनको हराने की कोशिश कर रहे थे, ये सारी बातें वो कह रहे थे। लेकिन जो मुझे जानकारी है, चिराग पासवान अपने भविष्य की राजनीति के लिए एक नया आधार बना रहे थे। वो नीतीश कुमार के सामने आने वाले दिनों में एक विकल्प के तौर पर, एक चेहरे के तौर पर खड़ा होना चाहते थे। तो इस आधार पर उन्होंने, देखिए ये सारी बातें आपकी जगह ठीक हैं, और जरूर इस बात का मलाल पॉलिटिक्स में बहुत सी चीजें जो जाहिर की जाती हैं वो सच्चाई नहीं होती है। लेकिन चिराग पासवान अगर किसी अंडरहैंड पॉलिटिकल तिगड़म के तहत उनको अलग चुनाव लड़ाया गया, तो यानी इसका मतलब तो ये कि असेसमेंट किसी का बहुत खराब था इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि चिराग पासवान ने जो भी वोट काटे उसका सीधा सीधा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त एनडीए को। देवेंद्र हमारे साथ हैं। देवेंद्र, चिराग पासवान के पिता की मृत्यु हुई, उसके चंद दिनों के बाद वोटिंग होनी थी। बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए चिराग पासवान को मैनेज करना या उनको समझा करके अपने घर में टूट न होने देना, क्या इतना बड़ा टास्क था, या चिराग पासवान नुकसान कर जाएंगे इस बात का अंदेशा नहीं था? सर, ये बड़ा टास्क इस लिहाज से था क्योंकि नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं थे। बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी की बात करें तो बीजेपी ने ये तय कर रखा था, और बाकायदा सारे सांसदों को उसी हिसाब से तैयारी करने को कहा गया था कि आपको 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है। बीजेपी ये चाहती थी कि 100 बीजेपी लड़े, 100 जेडीयू लड़े, जो बाकी 43 सीटें हैं उसमें लगभग 30 के आसपास एलजेपी लड़े। इसके अलावा हम और वीआईपी पार्टी को एकोमोडेट किया जाए। नीतीश कुमार बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। आप देखें तो जब बातचीत चल रही थी उस दरमियान भी जेडीयू के नेता बार बार इस बात को कह रहे थे कि हमारा गठबंधन सिर्फ बीजेपी के साथ है, एलजेपी की हमें जरूरत नहीं है, और एलजेपी के बिना हम हमेशा चुनाव जीतते रहे। जब अप्रोच ऐसा था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना मुश्किल था बीजेपी के लिए एलजेपी को एकोमोडेट करना, क्योंकि अगर बीजेपी अपने खाते में से 30 सीटें एलजेपी को देती तो निश्चित तौर पर फिर बीजेपी के लिए ज्यादा मुसीबत होती, और उस लिहाज से बीजेपी इस बात को जानने के बावजूद कि एलजेपी का जाना उसके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। अब देखें तो जेपी नड्डा और अमित शाह बार बार चिराग पासवान को बुलाकर मिले, बातचीत किए, घंटे घंटे पर बातचीत होती थी। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार का अड़ियल रवैया था, और नीतीश कुमार के अड़ियल रवैये के पीछे कहानी ये थी कि चिराग पासवान जिस प्रकार से चिट्ठियां लिखते थे, बयानबाजी करते थे, नीतीश कुमार उस बात को पचा नहीं पाते थे। और इस बात उन्होंने तय कर लिया था कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया, वही काम चिराग पासवान के साथ करेंगे। वो ये भूल गए कि अगर आपके अपने खेमे का व्यक्ति बाहर निकल के चुनाव के समय ये कहे कि काम नहीं हुआ है, तो वो आरोप ज्यादा चिपकता है, ज्यादा आसान होता है उस आरोप का चिपकना। और मुझे लगता है कि यहाँ पर निश्चित तौर पर बीजेपी ये जानने के बावजूद इस नुकसान को उठाया। लगभग 45 कैंडिडेट बीजेपी के एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता रहे हैं। देवेंद्र, एक बात मैं समझना चाहता हूं कि एलजेपी की चिराग पासवान की असल नाराजगी बीजेपी से थी या जेडीयू से थी? मैं ये सवाल आपसे पर्टिकुलर सीट के बारे में इसलिए पूछ रहा हूं कि राधेपुर सीट की हम बात करें, राधेपुर में तो जेडीयू का कैंडिडेट नहीं है, वहां तो बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहा है आरजेडी के खिलाफ, तो फिर वहां उन्होंने अपने कैंडिडेट को क्यों उतारा? फिर आनंद जी, इसमें सिर्फ 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपने कैंडिडेट को उतारा है। 5 के अलावा मैं जिस सीट की बात कर रहा हूँ, तेजस्वी की बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। देखिए, ये दूसरी सीटों जैसी नहीं है, 243 को छोड़ दीजिए आप। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मेरा इशारा इस ओर है कि जो नीतीश ने भी इसके पहले बोला कि क्या भविष्य की पॉलिटिक्स देख रहे हैं चिराग पासवान को, लग रहा है देखिए सेंटर में तो उनका जो रोल है वो है, क्या वो वहां पे कुछ बेहतर गेन करके कोई, क्योंकि उनके पिताजी को भी माना जाता था, रामविलास पासवान जी बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं, तो क्या ये भी ऐसा तो नहीं कि ऐसा कुछ करके बाद में अगर तेजस्वी आते हैं तो उनके साथ कुछ गलभैया की जाए, उनके साथ फिर आगे बढ़ा जाए?
नहीं, ये बहुत ज्यादा आफ्टर थॉट था और ये बात की बात है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव के साथ वो चले जाएंगे तो तेजस्वी उनको सीएम बना देंगे। वो केंद्र में राजनीति में रहेंगे, केंद्र के मंत्री बनेंगे और आगे अपनी राजनीति चमकाएंगे। ये उनके लिए ज्यादा आसान था। और इस बात का सबूत इस बात को लेकर है कि जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ आखिर तक वो मिलते रहे, बैठकों में जाते रहे। ये कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी कि वो बैठकों में जाएं, लेकिन वो उन बैठकों में जाते थे, बाकायदा बताते थे कि हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीतीश कुमार से ये जो नाराजगी है वो एक दिन के नहीं है, पिछले साल 1.5 साल के अंदर। चलिए, अच्छा ठीक है। अब ये जो हमारे सामने एक एग्जिट पोल का अब तक नतीजा आया है, इसके बिना पर हम आगे मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, कौन सरकार बना सकता है, अगर इसके विकल्पों पर थोड़ी देर हम बात करें। देखिए, एग्जिट पोल है, मैं भी देख रहा था 3% से 5% तक का मार्जिन ऑफ एरर जो है वो हर एग्जिट पोल रख करके चलता है। यानी इसमें आरजेडी की सीट 5 से 7 कम भी हो सकती है, एनडीए 4-5 बढ़ भी सकती है। ऐसी परिस्थिति में अगर दोनों गठबंधनों को 2-2, 5-5 सीटों की जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए, उस स्थिति में आप किसको आगे मानेंगे दौड़ में? पहले अजय। देखिए, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का तो कोई सानी नहीं है, और ये आज की बात नहीं है। ये पहले भी लगातार हम देखते चले आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में ज़बरदस्त महारत हासिल कर चुकी है, और ये दरअसल प्रमोद महाजन के ज़माने से बहुत मुखर तरीके से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। चलिए, मैं रिफ्रेश कर देता हूं थोड़ा सा और दर्शकों के लिए। अगर तेजस्वी यादव को उनके गठबंधन को 122 नहीं मिलते, 122 से छूट जाते हैं चाहे कितने भी नंबर से, तो आप मानते हैं कि बीजेपी गेम में है? इसमें कोई शक नहीं। अगर ये कांटे का मुकाबला रहा और तेजस्वी यादव के गठबंधन, यहाँ के महागठबंधन के पास क्लियर मेजॉरिटी के हालात नहीं रहे, तो अगर आप चाहे गोवा की बात करें, आप चाहे महाराष्ट्र में कोशिशों की बात करें, आप हरियाणा की बात करें, आप जो मध्य प्रदेश की बात कर लें, आप तमाम राज्य दर राज्य, आप उत्तर पूर्व के तमाम 7 राज्यों के में से 6 राज्य की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ में कहीं कहीं कोई कमी नहीं रखी, और उनके पास नेता ऐसे हैं जो इसे बड़े इफेक्टिवली सामने रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का जनाधार क्या है आज बिहार में? कांग्रेस दरअसल बिना आरजेडी के बैसाखी के बिहार में कहीं नहीं चल सकती। तमाम विधायक कांग्रेस के इस बात को लेकर बीते 5 साल भी लगातार इस संशय में रहे कि कोई तो पार्टी तोड़ दे, कोई तो किसी तरीके से पार्टी तोड़ दे। ये मैं बड़ा बयान दे रहा हूं शायद, लेकिन ये वास्तविकता है। कई विधायकों से मेरी खुद बातचीत हो चुकी है। तो अगर ऐसी सूरत आती है जहां पर कि एनडीए सरकार बना सकती है और आरजेडी सरकार बना नहीं पा रही है, शर्तिया तौर पर आप तय मानिए कि कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट फूट हो सकती है और वहां बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। तो इस तरह से टूट फूट की संभावनाओं से इनकार, और अगर अभी नहीं भी हुई तो फिर मध्य प्रदेश की तर्ज पर वो सरकार हमेशा थोड़ी सी ढुलमुली रहेगी, अगर बहुत अच्छा मेजॉरिटी नहीं मिलती तो। देखिए, अगर नंबर पूरे 122 नहीं आते हैं आरजेडी को, तो निश्चित तौर से मेरा मानना है कि बहुत मुश्किल होंगी, और उसमें फिर बीजेपी जो है वो अपनी चैंपियनशिप दिखाएगी। और ये जो अब 6 के नंबर दिखा रहे हैं, 6 किसके पास है ये भी देखने वाली बात है, निर्दलीय रहते हैं क्या रहते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर जो है वो बीजेपी ज़्यादा आगे निकल जाएगी। अच्छा, चलें ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि अगर इसके आसपास ही रहता है वोटों की गिनती के बाद भी बिहार का नतीजा, उस परिस्थिति में अगर क्लियर मेजॉरिटी, अगर बिल्कुल स्पष्ट बहुमत किसी एक गठबंधन को नहीं होता, तो फिर खेल खुल जाएगा। और हमने सबने देखा है कि अलग अलग राज्यों में इससे पहले और क्या कुछ हो चुका है। हमने आपको एक्सिस और सी वोटर का एग्जिट पोल दिखाया। अब आपको हम एक और एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। यह है पीपल्स पल्स एग्जिट पोल। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल के मुताबिक क्या तस्वीर बिहार में दिखाई दे रही है आपको बता दें। इस एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को बिहार में 103 से 120 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यह पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल है आपके सामने। तीसरा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया टीवी पर। तीसरा एग्जिट पोल है ये। महागठबंधन को इस एग्जिट पोल के मुताबिक 103 से 120 सीटें और एनडीए को 90 से 110। यहां पर भी आप देख रहे हैं महागठबंधन आगे है। एलजेपी को 3 से 5 सीटें इसमें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य को 5 से 13 सीटें मिल सकती हैं। यहां भी मामला नजदीकी है, गठबंधन आगे है। इस एग्जिट पोल में भी महागठबंधन को क्लियर मेजॉरिटी नहीं दिखाई दी है, लेकिन मेजॉरिटी के बिल्कुल दहलीज पर बैठा हुआ दिखाया गया है। एनडीए पीछे है, लेकिन एलजेपी की सीटें थोड़ी सी बढ़ी हैं इस एग्जिट पोल में 3 से 5, और अन्य का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, 5 से 13 के बीच अन्य को मिल सकती है। ऐसा भी आनंद कह रहे थे कि किसी और किस ओर जाएंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आरजेडी इस एग्जिट पोल के मुताबिक भी सबसे बड़ी पार्टी, 85 से 95। बीजेपी को 65 से 75, काफी अंतर 20 सीटों का। जेडीयू को 25 से 30 सीटें, केवल 25 से 30 सीटें इस एग्जिट पोल के मुताबिक मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में। आप सोचें कि क्या ये इस वक्त क्या बात चल रही है कि कांग्रेस और जेडीयू का आंकड़ा आप कंपेयर कर सकते हैं बिहार के चुनाव में। ऐसा कुछ इस एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई दे रहा है। अब ये नीतीश कुमार के लिए बहुत ज्यादा
ज़्यादा निराशाजनक होंगे एग्जिट पोल के आंकड़े। तो ये आपके सामने पीपल्स पोल एग्जिट पोल का पूरा डेटा है। आरजेडी 85 से 95, बीजेपी 65 से 75, जेडीयू 25 से 30, कांग्रेस 15 से 20 रह सकती है। इसके अलावा 3 से 5 सीटें एलजेपी जीत सकती है। तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक भी एक एज जिसे आप कहते हैं वो गठबंधन महागठबंधन के पास दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी इसमें भी नहीं है। यहां भी फिर वो उसी 2 सीट के मार्जिन से रुकती हुई दिखाई दे रही है। अब यही सवाल है सबसे बड़ा, क्या बिहार की जनता एक स्पष्ट जनादेश देगी? 2015 में वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल साफ थी। लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और नीतीश और लालू यादव के साथ को वोट दिया था। इस बार क्या वैसा ही कोई मैंडेट बिहार की जनता देगी, यह हमको देखना पड़ेगा। हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं जो कि तमाम अलग अलग हिस्सों में तीनों फेज में घूमे हैं और उन्होंने लोगों से बात की है। आप किसी भी एक विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो आपको अलग अलग किस्म की राय मिलती हैं, लेकिन अगर कहीं कोई लहर होती है तो उसका भी एक इशारा मिल जाता है। इस चुनाव में कहीं अभी तक इस एग्जिट पोल्स के मुताबिक कोई लहर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि एनडीए को लोगों ने नीतीश कुमार से इतनी नाराजगी की राइट ऑफ कर दिया हो, ना ही ऐसा है कि तेजस्वी यादव के वादों में इतना बह गए कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी दे दिया, बम्पर वोट उनको दे दिया है। ये इस ट्रेंड से हमको एग्जिट पोल के ट्रेंड से पता चलता है। राजेश, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आप सही कह रहे हैं कि इस ट्रेंड से ये नहीं पता चलता है कि नीतीश कुमार को पूरी तरीके से ना कहा है वोटर्स ने। वोटर्स जो जमीन पे, जो मैं आपको कहूंगा अजय जी, जो जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहे थे, लॉकडाउन में जो लोग बाहर से यहाँ आए, अगर मैं कोसी बेल्ट की बात करूं या मिथिलांचल बेल्ट की बात करूं, तो एक बड़ा माइग्रेंट्स का हिस्सा है जो दूसरे राज्यों से काफी तकलीफ झेल कर यहाँ आया है। उसने एक बड़ा फर्क जो है वो वोटिंग में पैदा किया है। साथ ही उसने जो अपनी कहानी दूसरे लोगों को बताई है, उससे भी एक बड़ा फर्क पड़ा है इन इलाकों में। साथ ही मैं आपको बता दूं, युवा वोटर्स की बात कर रहे थे, युवा वोटर्स का भी एक बड़ा चंग, दूसरे राज्यों में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं सौरभ, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। दूसरे राज्यों में आपको कई सारे ऑफिसेज बंद हैं, लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये लोग बहुत असर डाल रहे हैं इस चुनाव पर। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि युवा वोटर्स का एक बड़ा चंग जो है वो तेजस्वी की तरफ जा रहा है। वो युवा वोटर नाराज है कि उसे इस राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ने। वो इस बात को लेकर नाराजगी अपनी जाहिर कर रहा है। साथ ही कई लोग जो 30 से 33 साल की उम्र के लोग हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनकी नौकरी छूट गई है, उन्हें वापस बिहार में आना पड़ा है। ये सारी बातें काफी मायने रख रही हैं और वो उन्होंने दूसरे लोगों को भी बताई हैं। आपके गांव में 4 लोगों को बात बताते हैं, वो बातें काफी मायने रख रही हैं और इसका असर इन चुनावों में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब ऐसा लग रहा था जैसे केक वॉक है एनडीए के लिए, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और ये लॉकडाउन का पीरियड इसी दौरान हुआ है, तब मामला जो है वो अलग हुआ है। देखिए, आमतौर पर कोई, जैसा हम पहले कह रहे थे, एग्जिट पोल के आंकड़े कोई ब्रह्म वाक्य नहीं होते हैं कि यही नतीजे भी हो जाएंगे। लेकिन हमने 3 एग्जिट पोल इस वक्त आज दिखाए हैं दर्शकों को। हमने आपको एक्सिस का, सी वोटर का और पीपल्स पल्स 3 एग्जिट पोल दिखाए। तीनों का ट्रेंड एक है, तीनों महागठबंधन को आगे दिखाते हैं, तीनों तेजस्वी यादव को ज्यादा लोकप्रिय बताते हैं नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार एक एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं, नीतीश कुमार एक बैगेज लेकर चल रहे हैं सत्ता का, वो साफ साफ दिखाई दिया और ये तीनों एग्जिट पोल के अंदर दिखाई दिया है। ये बात अलग है कि किसी एग्जिट पोल ने नीतीश कुमार को बहुत कम सीटें दी हैं और किसी ने उनको थोड़ी ज्यादा, लेकिन जेडीयू को नंबर 3 पार्टी तीनों ही एग्जिट पोल ने दिखाया है। तीनों एग्जिट पोल ने सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को, नंबर 2 पर भाजपा को और नंबर 3 पर जेडीयू को बताया है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भी कमोबेश 15 से 25-30 सीटों की रेंज में रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। एलजेपी ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार इस चुनाव में नहीं किया सीटों के लिहाज से, ये भी तीनों एग्जिट पोल बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कोई 8, 10, 15 सीटें जीतने की परिस्थिति में दिखाई दे रहे हो इस वक्त। लेकिन वोट कितना काटा है ये हमको जब और बारीकी से हम इन एग्जिट पोल का विश्लेषण करेंगे तब पता चलेगा। अभी कॉमन सेंस ये कहती है कि चिराग पासवान कुछ नुकसान करने में तो जरूर कामयाब हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट फिक्स कर रखा था नीतीश कुमार को कैसे मुख्यमंत्री न बनने दें। ये सारी ताकत उनकी इस बात में थी और अगर उन्होंने 10-15 सीटों पर भी अपना कुछ प्रभाव छोड़ा है तो अपने उद्देश्य में वो कामयाब हो गए होंगे। मैं 2 बयान आपके सामने रखना चाहता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का। जब बड़े पैमाने पर लोग दिल्ली और तमाम अन्य जगहों से बिहार की तरफ भाग रहे थे तो उस वक्त उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का बयान था, हमारे पास श्रम शक्ति है, हम पूरे देश को लेबर प्रोवाइड करते हैं।
किसी भी राज्य का उप मुख्यमंत्री अगर इस तरह का बयान देता है तो आप समझ जाइए कि इसका असर लोगों के मानसिकता पर क्या होगा, खास करके तब जबकि लोग बहुत ज्यादा यातनाएं झेल कर वापस लौट रहे हैं। जब आप नौकरियों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं हम अपने राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उद्योग नहीं लगा सकते, इसलिए क्योंकि यहां लोग आना नहीं चाहते, हमारे पास तटीय सीमा नहीं है, इसलिए यहां पर लोग नहीं आना चाहते। इस तरह की बातें अगर आप करेंगे, खास करके तब जबकि नौजवान रोजगार के लिए भाग भाग कर दूसरे राज्यों में जा रहा है। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर अगर किसी एक राज्य से निकलता है तो वो उत्तर प्रदेश में वॉल्यूम के तौर पर है, लेकिन परसेंटेज के तौर पर अगर आप देखें तो बिहार का लेबर है, और ये लेबर आज बिहार में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। ये एक सामने डेटा और चल रहा है अजय जी, और हमारे व्यूअर्स भी देखें। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद यहां भी तेजस्वी यादव दिखाई देता है। हालांकि ये मार्जिन उतना बड़ा नहीं है जितना कि आपको एक्सिस के एग्जिट पोल में दिखाई दिया था। 36% लोगों की पसंद तेजस्वी यादव है और 34% लोगों की पसंद है नीतीश कुमार। लेकिन ये तेजस्वी यादव का ज्यादा पॉपुलर होना मुख्यमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, यही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आप अनुभव में, आयु में, राजनीतिक दूरदर्शिता में कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार एक मंझे हुए बहुत ही ज्यादा परिपक्व नेता हैं। तेजस्वी यादव के पिता के साथ राजनीति शुरू करने वाले व्यक्ति हैं, और तेजस्वी यादव की उम्र 31 साल है, और वो मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों को ज्यादा पसंद आए, मुख्यमंत्री वो बने, ज्यादा लोग ये चाहते हो, यही अपने आप में नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी बात होनी मानी जाएगी। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ गए हैं इस वक्त। आनंद, 3 एग्जिट पोल, तीनों में महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, और तीनों एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से ज्यादा लोकप्रिय साबित हो रहे हैं। जी सौरभ, देखिए, जो रोजगार जो होता है ये जाति की, पार्टियों की और धर्म की दीवार तोड़ देता है। और इस बार जो हमको देखने में नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं रोजगार का जो वादा था तेजस्वी यादव का, वो कहीं न कहीं काम करता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस बार जो भी चुनाव रहा, इस बार जो नैरेटिव था, ये पूरा नैरेटिव जो है तेजस्वी यादव ने सेट किया, और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की पिच पर बीजेपी और एनडीए खेलता हुआ नजर आया। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, तो एनडीए की तरफ से 19 लाख का वादा किया गया नौकरी देने का। और जब बार बार पूछा जा रहा था तेजस्वी यादव से, जब बीजेपी कह रही थी कि पैसे कहां से आएंगे, खजाना कहां से आएगा नौकरियां देने के लिए, तो तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे कि वहां पे अभी बिहार में पिछले 10 से 15 साल का जो पूरा सरकार रही है नीतीश कुमार की, यहाँ पे सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही। यहाँ जो नौकरियां मिल रही है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रही है, यानी कि जो लोगों को नौकरी पर रखी जा रही है वो ठेके पर रखी जा रही है। तो ऐसे में जो 4.5 लाख के करीब जो अभी सरकारी नौकरियां हैं, जो पद जो है जो खाली पड़े हैं, 4.5 लाख वो पद भरेंगे, वहां पे भर्तियां निकालेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि 5.5 लाख जो बाकी बचते हैं 10 लाख में, उसके लिए वो पैसे का इंतजाम कर लेंगे। इसलिए बार बार अपनी हर रैली की वो शुरुआत इसी से करते थे कि मेरा पहला फैसला जो होगा वो नौकरी को लेकर होगा, पहली कैबिनेट में फैसला लूंगा, पहली फाइल में ये साइन कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं जो नौकरी का जो वादा था, रोजगार जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसने जो है कहीं ना कहीं जाति, धर्म और पार्टी की दीवार तोड़ी है। और यही वजह है कि बार बार दूसरे और तीसरे चरण की हम बात करें तो उसमें जंगल राज या खौफ दिखाया गया। लेकिन जो युवा, जो पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जो युवा है आज की तारीख में 18 से 25 साल तक का जो युवा है वो अभी बिहार में 25% उसकी तादाद है। यानी कि ये वो युवा है जिन्होंने अभी तक, जब से इन्होंने आंख खोली है तो नीतीश कुमार को इन्होंने सत्ता में देखा है। तो ऐसे युवाओं को बार बार अगर आप जंगल राज याद दिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो नौकरी का जो वादा है, जो रोजगार का वादा है तेजस्वी यादव का, वो कारगर हो रहा है। और ऐसे में बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो या बीजेपी के तमाम नेता हो, उन्होंने रोजगार के मुद्दे पे ज्यादा बातें नहीं की। देखिए, एक बात तो पिछले चुनाव में बिल्कुल साफ हो चुकी थी आनंद जी की आरजेडी का, या अगर आप कह लें सो कॉल्ड सेक्युलर वोट जिसे हम कहते हैं, वो इंटैक्ट है बिहार के अंदर। वो पिछले चुनाव में भी आरजेडी को जब सबसे बड़ी पार्टी बनाया तो साबित हो गया था। एक चेहरे की जरूरत थी और वो तेजस्वी यादव के रूप में लोगों ने स्वीकार कर लिया। इस बार ऐसा लगता है। लेकिन सौरभ, मैं थोड़ा सा पूरी अपनी डिबेट को, पूरी बात को थोड़ा सा अलग एंगल देना चाहता हूँ। मैं खुद अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम सब बोल रहे हैं सब अच्छी बातें हैं, आप ये बताइए लेकिन कि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी, 15 के चुनाव छोड़ दीजिए आप, 15 के चुनाव का एकदम जो गणित था वो एकदम डिफरेंट था, तो हम उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे 15 के चुनाव और 20 के चुनाव की। लेकिन अगर इतनी नाराजगी है, कोरोना का मामला था, लाखों लोग बाहर से आए और उनकी नाराजगी उन्होंने दिखाई, जैसा अभी अजय ने बहुत सारी बातें की कि बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। एक फोटो चला था कि सुशील मोदी अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं जब बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, तमाम बातें। इतने सबके बावजूद अगर इतना नेक टू नेक हो रहा है
तो फिर मैं समझना चाहता हूं कि ये हम स्थूल रूप से मान सकते हैं, स्थूल रूप में हम बोल सकते हैं कि नंबर इनके पास ज्यादा है और ये आगे है, नो डाउट। लेकिन जो हम तमाम आज पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं, अगर इतनी भयावह स्थितियां थी तो मुझे लगता है तब तो इनको काफी पीछे छूट जाना चाहिए नीतीश कुमार को। आनंद जी, अगर हम देखें, हो सकता है कि शायद मैं अपने आप को खुद कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ यहाँ दिखाई दूं, लेकिन 2015 के विधानसभा जब चुनाव हुए थे उस वक्त जो एग्जिट पोल दिखाया गया था, एक एग्जिट पोल के अलावा बाकी 5 एग्जिट पोल में एनडीए को आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया था। उस वक्त आरजेडी और महागठबंधन को आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाया गया था और सरकार लगभग हर कोई मान रहा था कि एनडीए की बनने जा रही है। लेकिन नतीजा क्या निकल कर आया? हो सकता है कि एग्जिट पोल में त्रुटियां हों, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। जिस तरह का आक्रोश कम से कम लोगों से बातचीत के दौरान है, अगर ये आक्रोश वोट में तब्दील होता है Exactly. तो मैं ये मानता हूं कि ये क्लीन स्वीप का रिजल्ट होगा। बिल्कुल ऐसा जो हंग असेंबली की बात या एकदम कांटे के मुकाबले की बात हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा होगा कि एक पक्ष बहुत आगे होगा, दूसरा पक्ष पूरी तरीके से ध्वस्त होगा। चाहे जो कुछ भी हो, बिहार की तरफ से एक हंग असेंबली की उम्मीद, कम से कम मैं बिहार का खुद हूं, मेरे असेसमेंट में ऐसा होता हुआ अभी तक तो नहीं दिखता। मैं विथ ऑल पार्डन, ऑल ड्यू पार्डन, एग्जिट पोल अपनी जगह सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन जो जनादेश आएगा मुझे ऐसा लगता है 10 तारीख को वो पूरा स्पष्ट और निर्णायक हो। देखिए, किसी भी चुनाव को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करें, अलग अलग हर व्यक्ति की अलग दृष्टि हो सकती है। लेकिन हमने इसी कार्यक्रम में बहुत बात की है कि कैसे नौजवानों को अगर तेजस्वी यादव लुभा रहे हैं तो 40 साल 45 साल के ऊपर के आदमी को जंगल राज लालू यादव याद आ रहा है। बिल्कुल। अगर शराबबंदी, अगर नीतीश को, वही बात हुई कि शराबबंदी में बहुत सारे बेगुनाह लोगों को जेल जाना पड़ा, इसलिए शराबबंदी भी इस बार एक किस्म का बैगेज है नीतीश कुमार के लिए। तो यह भी कहा जाता है कि महिलाएं बड़ी प्रसन्न है शराबबंदी से कि अब घर में उनका पति कम से कम पी करके नहीं आता और घर में आकर के कलह नहीं करता है। तो हर चीज को देखने के 2 पहलू हैं। उसका दूसरा पहलू भी है, चलिए दूसरे पहलू पर चर्चा कर लेते हैं। शराबबंदी का दूसरा पहलू यह है कि आज बिहार में कहीं पर भी आप चले जाइए, गैर कानूनी तरीके से आप जहां चाहें जितनी चाहें उतनी शराब आपको मिलती है। बस एक फर्क है और यह कि आपको वहां तिगुनी कीमत देनी पड़ती है। देखिए, मुझे लग रहा है जी, मैं जैसे हम कह रहे हैं कि हम हर इशू को दोनों तरफ से इंटरप्रेट तो कर सकते हैं। सवाल केवल इतना है, क्या तेजस्वी यादव इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि वो नीतीश कुमार के सारे अनुभव पर भारी पड़ जाएं, नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर भारी पड़ जाएं? क्या इतना दमखम उनमें बिहार की जनता का ने देखा है? इसका जवाब पूरे तौर पर तो 10 तारीख को मिलेगा। लेकिन हम आपको अब सुपर एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। सुपर एग्जिट पोल मतलब सारे एग्जिट पोल्स का लब्बो लुबाब आपके सामने। हमने आपको 3 एग्जिट पोल दिखाए हैं। अब सुपर एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 118 सीटें, एनडीए को 110 सीटें मिल सकती हैं। 118 और 110, एलजेपी को 4 सीटें। और ये सारे एग्जिट पोल्स को मिला करके अन्य के बारे में 11 सीटों पर जाकर के मामला ठहरता है। तो 118 पर महागठबंधन ठहरता है। इसका मतलब जो चाहिए 122, उससे 4 सीटें पीछे रह सकती है महागठबंधन की टैली। और एनडीए जो है, एनडीए और थोड़ा सा पीछे इससे दिखाई दे रही है। एनडीए को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी अगर इस चुनाव में उनको बाजी मारते हुए दिखाई देना है तो। और एलजेपी लेकिन कोई बहुत ज्यादा सीटों में सेंधमारी नहीं कर पाई है। 4 सीटें, ये एक एवरेज है सारे एग्जिट पोल्स का, 4 सीटें चिराग पासवान की पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है। लेकिन ट्रेंड वही है कि महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है इस बार के चुनाव में। ये परिस्थिति चुनाव से पहले 2-3 महीने पहले जो बनती हुई दिखाई दे रही थी, जब अलायंस हुआ, जेडीयू की तय हुआ कि सीट कितनी सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेंगी, उस वक्त कोई नहीं समझ रहा था कि इतना नजदीकी मामला हो सकता है और महागठबंधन आगे भी निकल सकता है एनडीए से। लेकिन इस बार एग्जिट पोल्स, कम से कम सारे एग्जिट पोल्स इस ओर इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल हमेशा सच नहीं हुए, गलत भी हुए हैं कई बार। ये एग्जिट पोल्स भी हो सकता है गलत हो जाएं, लेकिन फिलहाल सारे एग्जिट पोल्स की इशारा, सारे एग्जिट पोल्स का रुझान एक ही ओर दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से ज्यादा लोकप्रिय भी दिखाई दे रहे हैं और महागठबंधन सीटों में उनसे आगे चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अभी अजय थोड़ी देर पहले बता रहे थे 2015 में सारे एग्जिट पोल गलत हो गए थे। तब ये तो एक उम्मीद देने वाली बात है बीजेपी को और जेडीयू को, एक बहुत जबरदस्त सारे एग्जिट पोल गलत हो जाए। एक बहुत जबरदस्त आंकड़ा अभी सामने आ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है ये किस तरीके से इसे इंटरप्रेट करें। एक और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी है जिसने महागठबंधन को 185 सीटें दी हैं और एनडीए को 185 सीटें और एनडीए को 55 सीटें। तो आप तो कभी कह रहे थे ना कि आप बिहार से हैं और बिहार अब हंग असेंबली नहीं देगा तो या तो 185 इधर देगा नहीं तो उधर देगा। नहीं, मैं ये खैर एंडोर्स नहीं मैं इसको एंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस तरह के निर्णायक
रुझान सामने आ सकते हैं। और अगर इस तरह का फैसला होगा तो इस पर फिर भारतीय जनता पार्टी को दरअसल विचार करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब देखिए हमारे आप लोगों ने बहुत चुनाव देखा, ये चुनाव को बहुत अध्ययन किया है, सारे रिपोर्टर्स हमारे घूमे, तो हम यही सवाल अपने सब सारे रिपोर्टर्स के पास भी लेकर चलते हैं एक-एक करके। नीतीश चंद्र अगर इस वक्त हमारे साथ हैं तो नीतीश, अब आपका इंस्टिंक्ट बताइए क्या कहता है, बिहार ऐसा फंसा हुआ जनादेश देने जा रहा है या क्लियर मैंडेट क्लियर वर्डिक्ट होगी? देखिए, जितने भी एग्जिट पोल अब तक हमने सुने हैं उससे तो बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, बहुत स्पष्ट, कुछ भी कहना मुश्किल है, थोड़े बहुत आंकड़े से इधर उधर उलटफेर भी हो सकता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि महागठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है। और दूसरी बात यह कि कुछ छोटी पार्टियाँ किंग मेकर के तौर पर भी उभरती हुई दिखाई दे सकती हैं, और उन पार्टियों का रुझान क्या होगा ये भी अनुमान लगाना मुश्किल है, कौन किधर चला जाएगा। तो 10 तारीख को शायद हमें काफ़ी व्यस्त रहना पड़ेगा। जो अभी से हमें तस्वीरें दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर दिख रही हैं कि मामला बहुत साफ नहीं है, पेचीदा है। चलिए ठीक है, 3 एग्जिट पोल, तीनों का एक साथ ट्रेंड, एक और एग्जिट पोल का हमें इंतजार है। अभी तक जो हमें मालूमात है तेजस्वी यादव ने वहां भी बढ़त बनाई हुई है, और उस एग्जिट पोल के नतीजे जैसे ही आएंगे हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा।